चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे। ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जब हमें इसका लाभ होगा लाएंगे। किसको लाया गया है? अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं। यूपीए के दौरान में एनआईए का गठन हुआ। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए ही। तो जितना दर्द उसके परिवार के लोगों को नहीं हो रहा है, उससे कांग्रेस परिवार और इंडिया अलायंस के लोगों को दुख क्यों हो रहा है? जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। तहव्वुर राणा से एनआईए क्या क्या सवाल कर रही है। पहले दिन जांच में तहव्वुर राणा ने किस किस का नाम ले दिया है, इसकी कहानी आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले देखिए कि इस पर इस देश में पॉलिटिक्स किस लेवल पर चली गई। पीएम मोदी की नीयत को लेकर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को यह पच नहीं रहा कि तहव्वुर राणा को लाने का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को कैसे दिया जा रहा है। अरे भाई, तो उनके राज्य में आया तो क्रेडिट क्या कीजिएगा, राहुल गांधी को दे दीजिएगा। इसी वजह से इंडी गठबंधन के नेता बौखलाहट में जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी तहव्वुर राणा फेस्टिवल कर रही है, कोई कह रहा है कि बिहार चुनाव में फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर को फांसी से बीजेपी को फायदा होगा, कोई कह रहा है कि सफलता यूपीए सरकार की वजह से मिली, किसी ने कह दिया कि राणा आ गया 15 लाख रुपए नहीं आए, कोई कह रहा है कि तहव्वुर राणा को लाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मतलब आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो आपकी सफलता से खींचे रहते हैं, चिड़े रहते हैं। इसमें क्या है, बेटा आईएएस बन गया तो बन गया, इसमें क्या है, टॉपर रहे तो क्या है। ये नहीं करके दिखा रहा वो। यही खींच है विपक्ष की, क्योंकि वो पीएम मोदी को राजनीतिक तौर पे तो हरा नहीं पा रहे। तो इस बौखलाहट में लगातार चुनाव हारने की ये टेंशन है कि इतने सारे नैरेटिव बनाने के बाद भी जनता का भरोसा पीएम मोदी पर बना हुआ है। तहव्वुर राणा के भारत आने पर कांग्रेस नेताओं के बयान सबसे ज्यादा चौंकाने वाले, और उसमें भी कन्हैया कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार वही जेएनयू वाले जो अब आजकल पहले लेफ्ट में होते थे, वामपंथी थे, अब जाके कांग्रेस से सट गए क्योंकि वहां दुकान चली नहीं। जब कन्हैया कुमार से तहव्वुर राणा के भारत आने पर सवाल पूछा गया तो कन्हैया राणा में नहीं बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने अमित शाह पर हमला बोल दिया, कह रहे हैं कि अमित शाह को लाज है, थोड़ी भी आंख में शर्म है, बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बनवा दिए। तहव्वुर राणा पे सवाल हो रहा है, कन्हैया कुमार जवाब दे रहे हैं अमित शाह और अमित शाह के बेटे पे। जरा एक बार सुनिए, फिर लाज और शर्म कन्हैया कुमार को क्यों आनी चाहिए, जरा वो बताओ। कमाल है लेकिन नहीं अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? कन्हैया कुमार पूछ रहे हैं कि अमित शाह में लाज है, बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बनवा दिए। ये जेएनयू के पढ़े हुए हैं, सोचिए आपका हमारा कितना पैसा बर्बाद किए। इनको यह भी नहीं पता कि आईसीसी का चेयरमैन ऐसे फोन उठा के बोल देने से कोई नहीं बन जाता है। आईसीसी के अलग अलग देश जो हैं वो सदस्य हैं और वो चुनते हैं चेयरमैन को। और अगर बेटे को कोई भी कुछ भी बनवा सकता है तो एक बेटा तो आपकी पार्टी में भी है जो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा, जो कुछ नहीं बन पा रहा है आगे जाकर। यही ना बीजेपी कहती है कि उनका राहुल गांधी का रॉकेट ही लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उनको भी बनवा के दिखाइए। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना पूरे देश की कामयाबी है, लेकिन कन्हैया कुमार को इसमें अमित शाह की चाल दिख रही है कि वो मुद्दों से भटका रहे हैं। इसके लिए कन्हैया कुमार ने कह दिया कि अमित शाह को लाज आनी चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार के इस बयान से इंडी गठबंधन में ही लड़ाई शुरू हो गई। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कन्हैया कुमार का बयान ठीक नहीं है। कन्हैया कुमार की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। कन्हैया को अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, कन्हैया को अपना बयान वापस लेना चाहिए। यानी वो उद्धव ठाकरे की पार्टी जो इस मामले में
अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कन्हैया कुमार के बयान को सही नहीं मान रहे। और कन्हैया कुमार का हाल ऐसा है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। पूछा गया तहव्वुर राणा पर, कन्हैया अलग ही सुर लगा बैठे। जिस लाज और शर्म की बात कन्हैया कुमार कर रहे हैं, क्या वो खुद शर्मिंदा फील करते हैं? भाई लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो इंसान भारतीय सेना पर छिछले आरोप लगा सकता है, तब कन्हैया कुमार को लाज नहीं आई थी जब भारतीय सेना पर बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाते थे और कहते थे कि भारतीय सेना जो है वो कश्मीर में महिलाओं के साथ रेप करती है, तब लाज नहीं आ रही थी इनको। सुनिए, आपको उनका बयान याद दिलाता हूं। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। तब लाज नहीं आई थी जब आर्मी को कह रहे थे कि वो महिलाओं का बलात्कार करती है कश्मीर के अंदर? कन्हैया कुमार को तब भी लाज नहीं आई थी क्या, जब जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे? तब लाज आई थी कि नहीं आई थी? कन्हैया कुमार इसी तरह से सनसनी बटोरते हैं। उसी तरह से तहव्वुर राणा के सवाल पर अमित शाह पर हमला करना भी उनकी पॉलिटिक्स है। उनको लग रहा है कि किसी बड़े आदमी को टारगेट करूंगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार कई बार बहक चुके हैं। आज राहुल गांधी को जननायक बताने वाले कन्हैया कुमार कभी कांग्रेस को लपेटते थे। कन्हैया ने कहा था कि देश को बर्बाद करने के लिए एक ही कांग्रेस काफी है। तब लाज नहीं आई जब वही उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठे और वो पार्टी ज्वाइन की। सुनिए कन्हैया कुमार का पुराना बयान। उनको पहचानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर रूलिंग क्लास कौन है। एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को, सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। आज उसी कांग्रेस में बैठे हुए हैं क्योंकि लेफ्ट की पॉलिटिक्स इस देश में खत्म हो चुकी है, तो चले गए उधर जाके सट गए। इसमें लाज नहीं आई। क्या कांग्रेस पर दिए गए इस बयान पर कन्हैया को लाज नहीं आती? लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि कन्हैया ने जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, क्या कन्हैया ने यही सब सीखा? लोग पूछ रहे हैं कि कन्हैया ने जेएनयू का नाम खराब कर दिया क्या? क्योंकि जो नेता ये कह रहे हैं कि बिहार में सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं कि बिहार का पानी लूटा जा सके, तो क्या ही पढ़ाई किए होंगे जेएनयू में? मतलब उनके हिसाब से सड़क इसलिए बनाई गई ताकि पानी बिहार का लूटा जा सके। सुनिए कन्हैया का वो बयान। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। ये इनकी समझ है बॉस कि सड़कें इसलिए बन रही हैं ताकि बिहार का पानी लूटा जा सके। क्या बोलिएगा, इतना पैसा लगता है जेएनयू में टैक्स पेयर का, उससे ये प्रोडक्ट निकल रहा है कि सड़कें इसलिए बनती हैं ताकि वहां पानी लूटा जा सके। कन्हैया कुमार अकेले नेता नहीं है जो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी कन्हैया कुमार के बयान की निंदा कर रही, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत तहव्वुर राणा के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा के जरिए बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। तहव्वुर को बिहार चुनाव के समय फांसी दी जाएगी जिससे बीजेपी को फायदा होगा। मतलब इस देश में अदालतें बीजेपी के हिसाब से चलेंगी कि एक काम कीजिए, इतने दिन में लोअर कोर्ट में कर दीजिए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और बिहार के पहले दे दीजिएगा फांसी। क्या मतलब, कुछ भी। इसी तरह की बात अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी भी कर रहे हैं। जरा दोनों को सुनिए एक बार। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से ले लो। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार, ये जो बीजेपी है ना,
वो हर चीज चुनाव से जोड़ती है। ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जब हमें इसका लाभ होगा, लाएंगे। एक एक चीज को वेटिंग पे रखा हुआ है ना। बीजेपी हर चीज को इलेक्शन में यूज करती है। आप कुछ पूछ लीजिए, बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है, बीजेपी झूठ भर के वोट लेना चाहती है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से जुड़ी जा रही है। विपक्ष के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी कि पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए अब एक आतंकी की जरूरत पड़ रही है, और वो भी वो आराम से कह रहे हैं कि एक काम करो ट्रंप, भेज दो आतंकी को, मुझे बिहार जीतना, और उन्होंने भेज दिया। अजीबो गरीब लॉजिक चल रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी दिल्ली चुनाव जीती, तो क्या किसी आतंकी को फांसी देकर जीती? क्या महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में जीती, लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीती, क्या ये सब आतंकी को फांसी देकर जीती? क्या ये सब जानते हैं कि पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए आतंकी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, काम पर वोट मिल जाता है। तिकड़म लगाने की जरूरत विपक्षी की पार्टियों को पड़ रही है, जो राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं। अगर किसी को चुनाव में चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कांग्रेस को है, इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों को है। जो विपक्ष के नेता आज आतंकी की फांसी को चुनाव से जोड़ रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि इस देश में आतंकियों के नाम पर कैसे कैसे राजनीति हुई। खुद को आतंकियों का हमदर्द बताने की रेस लगती थी। वोट बैंक के लिए बड़े बड़े आतंकियों के नाम के आगे जी लगाया जाता था। और क्या किसी आतंकी को फांसी देने से वोट मिल जाता है? क्या इस थ्योरी का फैक्ट चेक करके आपको बताता हूं। भाई अभी इसी 26/11 का एक आतंकी कसाब, उसको फांसी हुई थी। आपको याद होगा कसाब को फांसी हुई थी। कसाब को फांसी कब हुई? कसाब को फांसी हुई थी जब हुई थी 21 नवंबर 2012, तब कसाब को फांसी हुई थी। यूपीए की सरकार थी उस वक्त। नवंबर 2012 से फेब 2013 के बीच, इसके बीच कसाब की फांसी के बाद 4 चुनाव हुए। 4 चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस, जिसके राज में कसाब को फांसी हुई थी, उस 4 में से 3 चुनाव हारी। तो अगर किसी आतंकी को फांसी दे देने भर से अगर वोट मिलने लगते तो क्यों हारी? भाई दिसंबर 2012 में गुजरात हारी, और उसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड हारी। त्रिपुरा और नागालैंड हारी। ये 2013 में ये दोनों हारे और ये 12 में। तो क्यों 3 चुनाव हार गए आप? अगर कसाब को फांसी देने के बाद आपको वोट क्यों नहीं मिला? पूछिए। इंडी गठबंधन की कोशिश यही है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का क्रेडिट कहीं से मोदी को ना मिल जाए, और इसके लिए पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के नेता तो बयान दे ही रहे हैं, वो नेता भी बोल रहे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। जैसे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को भारत लाने की बुनियाद तो यूपीए सरकार ने रखी। सुनिए कपिल सिब्बल को। यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके, एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के, अरेस्ट वारंट इशू करके, चार्जशीट फाइल करके आगे इसको बढ़ाया, और अपनी सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि उनके भी जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेस मिली, और आज तहव्वुर राणा यहां है। मतलब जिस राज्य में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में तहव्वुर राणा लाया गया, ट्रंप से बात हुई, उसके बाद यह सब हुआ, उन नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनके समय में कुछ प्रयास भी हुआ था जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, वो क्रेडिट कांग्रेस को जरूर मिल जाना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता तो तहव्वुर राणा पर सेंटिमेंटल भी होते दिख रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तहव्वुर राणा को इंसाफ का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि जैसे कसाब को वकील दिया गया था, वैसे ही राणा को भी वकील मिले और पूरे लीगल प्रोसेस के साथ उसे सजा दी जाए। भारत में कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा। सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण को। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा।
हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता का बयान सुनिए, ऐसा लग रहा कि कहीं तहव्वुर राणा निर्दोष ना हो, उसको गलत तरीके से फांसी वासी ना हो जाए। अरे भाई, सब प्रक्रिया से ही होगा। उसको अमेरिका में ऑलरेडी सजा हो चुकी है, दोषी है वो, आरोपी नहीं है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए सरकार मुंबई हमले के आरोपियों को सजा दिलाने में कितनी एक्टिव थी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार इतने ही गंभीर थे तो इस तरह की खबरें नहीं छपी होती। 2008 में मुंबई हमले के बाद एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि मुंबई अटैक के दौरान राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी कर रहे थे। यह खबर एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी थी। अब आप सोचिए कि कांग्रेस देश की सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी गंभीर थी। कोई कन्हैया कुमार से पूछे, लाज आती है कि नहीं ऐसे रिपोर्ट्स देखकर। आप यह भी देखिए कि मुंबई अटैक के बाद भारत पर बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। जनता की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुंबई अटैक के एक साल बाद ही 2009 में काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनमोहन सिंह वॉशिंगटन गए थे। वहां पर मनमोहन सिंह से यही सवाल किया गया था कि दबाव के बाद भी पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया, क्या यह ठीक फैसला था? इस पर मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि उन्होंने दबाव का सामना किया और पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया और यह एकदम सही फैसला था। सुनिए तब के प्रधानमंत्री। Well, let me say there was enormous pressure on me at that time. I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was unbalanced. यानी इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जो ये मान रहा है कि 26/11 जैसे आतंकी हमले के बाद मेरे पे प्रेशर था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सही फैसला लिया कुछ नहीं करके।